नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों शाहजहां। तो मुगल काल चल रहा है और मुगल काल में अपन कौन पढ़ रहे हैं आज? शाहजहां। इसका समय शुरू होता है 1628 से और चलता है 1658 तक। देखिए, वैसे कोई भी शासक या बादशाह जब शासक बनता है उसके बाद उसकी मृत्यु पर्यंत उसका शासन चलता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शाहजहां की मृत्यु जो है वो 1666 में 1666 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका शासन समाप्त हो गया था 1658 में, क्योंकि इसके पुत्र औरंगजेब ने इसे बंदी बनाकर आगरा के किले में डाल दिया था दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जब शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष की बात करेंगे। अब बात करते हैं शाहजहां का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। फिर बात करते हैं शाहजहां का जन्म कब हुआ। तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म हुआ था। हम जानते हैं इसके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई या जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानबाई था, जिसे सुल्ताना ए जहान भी कहा गया था। तो ये अब बात करते हैं इसका राज्याभिषेक कब हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुगल वंश में राज्याभिषेक शब्द नहीं आता था, हालांकि एग्जामिनर पूछ लेता है तो क्या शब्द आता है यहां पर। तो यहां पर आपको शब्द देखने को मिलता है दोस्तों, क्या देखने को मिलता है? ताजपोशी या गद्दी नशीनी। तो 4 फरवरी 1528 ईस्वी को राजतिलक हुआ था और कहां हुआ? आगरा में, आगरा के किले में। चलिए, तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय शाहजहां दक्कन का गवर्नर था, दक्षिण में तैनात था। ठीक है, तो उस समय अब नूरजहां तो अपने जमाई शहरयार को शासक बनाना चाहती हैं, खुर्रम स्वयं बनना चाहता है और खुर्रम का जो ससुर था आसफ खां, जो नूरजहां का भाई है, वो भी खुर्रम को बनाना चाहता है। इसलिए चाल चली जाती है और दावर बख्श को बादशाह बना दिया जाता है। दावर बख्श जहांगीर के बड़े लड़के खुसरो का बेटा था, तो उसे शासक बना दिया गया। खुर्रम दक्कन से आया और इसने दावर बख्श का वध कर दिया या हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। इसी समय लाहौर में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया शहरयार ने, नूरजहां की क्या प्रेरणा से, या यूं कह सकते हैं कि उसके प्रभाव से। शाहजहां ने शासक बनते ही मुगल वंश के सभी पुरुषों की हत्या करवा दी दोस्तों। क्या? सभी पुरुषों की हत्या करवा दी, ताकि भविष्य में कोई भी दावेदार ना बचे, और नूरजहां को पेंशन देकर लाहौर शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार से शाहजहां 4 फरवरी 1628 को हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन हुआ और हिंदुस्तान का बादशाह बन गया दोस्तों। कब बन गया? 4 फरवरी 1628 को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्या क्या घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, अब देखिए शाहजहां का विवाह कब और किससे हुआ उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो शाहजहां की पत्नी कौन है उसके बारे में बात कर ले। तो इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ही वो औरत है जिसे इतिहास मुमताज के नाम से जानता है। तो इसे हम मुमताज या मुमताज महल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मुमताज या मुमताज महल कहते हैं, जो कि आसफ खां की पुत्री थी दोस्तों। किसकी पुत्री है ये? आसफ खां की पुत्री है। ठीक है, ये विवाह कब हुआ तो मैं बता दूं आपको, ये शादी 1612 ईस्वी में हुई थी।
तो ये कौन थी? आसफ खां की पुत्री थी और आसफ खां नूरजहां का भाई था। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी मृत्यु कब हुई। तो अर्जुमंद बानो की मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई दोस्तों, 1631 में हुई। कहते हैं कि 14वीं डिलीवरी के समय, यानी कि 14वीं प्रसव पीड़ा के समय इसकी मृत्यु हो गई। इसके 14 संतानों को इसने जन्म दिया था, लेकिन जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां, यानी 14 में से 7 जीवित रहे और 7 की मृत्यु हो गई। तो इसी मुमताज की मृत्यु हुई 1631 में, और इसी के मकबरे के रूप में एक इमारत बनाई गई जिसे आप ताजमहल कहते हैं, जो कि 1653 में 22 वर्षों में बनकर पूरी हुई। दोस्तों अभी हम ताजमहल की बात करेंगे, लेकिन एक बार मैंने केवल ये तथ्य आपको दिए हैं। ठीक है, और क्या विशेष बातें हैं इसके अंदर से अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी मृत्यु हुई कहां। तो बुरहानपुर में हुई। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आप शाहजहां के काल में हुए प्रमुख विद्रोह अपन देखते हैं, फिर साम्राज्य विस्तार देखेंगे। शाहजहां के काल में दोस्तों 2 प्रमुख विद्रोह हुए। एक बुंदेलखंड के झुंझार सिंह बुंदेला का, तो दूसरा खाने जहां लोधी का। तो प्रथम विद्रोह कौन सा था, कब हुआ, प्रमुख है, उसकी बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला विद्रोह है झुंझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। किसका विद्रोह? झुंझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। ये कब हुआ? 1628 में। झुंझार सिंह बुंदेला बुंदेलखंड का शासक था दोस्तों। कहां का शासक था ये? बुंदेलखंड का शासक था। वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था दोस्तों। तो झुंझार सिंह बुंदेला बुंदेलखंड का शासक था। किसका शासक था? बुंदेलखंड नामक स्थान का शासक था। वीर सिंह बुंदेला का पुत्र है ये, है छत्रसाल का पिता है ये। तो बात करते हैं कि इसने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया इसने विद्रोह? 1628 में इसने विद्रोह कर दिया दोस्तों। 1636 में गोंडों के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ मारा गया ये। तो इसकी मृत्यु कब हो गई? 1636 में हो गई। कैसे हो गई? किसके विरुद्ध हो गई? गोंडों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया दोस्तों। देखिए वैसे अगर मैं बात कहूं तो 1628 में इसने विद्रोह किया। 1629 में इसने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन 6 साल बाद 1635 में इसने पुनः विद्रोह कर दिया। और 1636 में गोंड कोई एक जाति होती थी उस जमाने में, तो गोंडों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो ये एक विद्रोह तो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दूसरा विद्रोह देखते हैं, जो था खाने जहां लोधी का विद्रोह। ये कब हुआ इसकी भी बात अभी अपन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो खाने जहां लोधी का विद्रोह ये कौन था, सबसे पहले बात कर लूं तो नाम से स्पष्ट है, लोधी है। और लोधी कौन है? अफगान है। ठीक है, यानी इब्राहिम लोधी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा इसके पूर्वजों का। ये कौन था? ये दक्कन का गवर्नर बनाया गया था, दक्षिण का। तो ये दक्कन का गवर्नर था दोस्तों, और इसे इस पद से हटा दिया गया, उस कारण इसने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो 1628 में इसे गवर्नर के पद से हटा दिया गया था। तो इसने विद्रोह कब किया? अगर ये प्रश्न आ जाता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद्रोह कब हुआ, तो 1631 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह कब किया इसने?
1631 ईस्वी में विद्रोह किया इसने और ये माधो सिंह द्वारा मारा गया फिर, यानी इसका विद्रोह का अंत इसकी मृत्यु के साथ ही हुआ। और ये घटना कब की है? 1631 की। तो ये प्रमुख विद्रोह थे जो किसके काल में देखने को मिलते हैं? अपने को शाहजहां के काल में देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं साम्राज्य विस्तार से पहले मैं एक छोटी सी बात और कर लूं कि इसके समय पुर्तगालियों ने भी विद्रोह किया था। तो 1632 में शाहजहां ने शाहजहां ने हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों को दंडित किया दोस्तों। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पुर्तगाली यहां पर लोगों को जबरन ईसाई बना रहे थे दोस्तों। तो शाहजहां ने हुगली का घेरा डालकर, हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, इनके काल में यूरोपियन बहुत पावरफुल नहीं थे। जब चाहे मुगल बादशाह इन्हें दंडित कर सकता था, इतनी क्षमता उसमें थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन अफसोस कालांतर में ऐसा नहीं हुआ और हम सब जानते हैं कि क्या हुआ आगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब शाहजहां के काल के साम्राज्य विस्तार की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अहमदनगर का विलय। किसका विलय? अहमदनगर का विलय। तो कब हुआ इसका विलय देख लेते हैं अभी। अहमदनगर दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य था जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। तो 1633 ईस्वी में अहमदनगर का विलय कर दिया गया दोस्तों। इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, और यहां के जो शासक थे सुल्तान हुसैन शाह, उन्हें कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। तो यहां के शासक, क्या नाम बताया उसका? यहां के शासक थे सुल्तान हुसैन शाह। को कैद करके ग्वालियर भेज दिया, या यूं कहूं ग्वालियर में बंदी बनाकर रखा गया। तो इस प्रकार से अहमदनगर का विलय कर लिया गया दोस्तों। ठीक है, आपको जानते हो तो शाहजी भोंसले शिवाजी के पिता अहमदनगर की सेवा में थे। तो शाहजी भोंसले इस पतन से दुखी हुए और शाहजी भोंसले इस पतन के बाद अहमदनगर छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले प्रारंभ में किस रियासत में सेवक थे या कार्य करते थे? तो वो कहां पर थे? अहमदनगर में थे। लेकिन अहमदनगर का पतन हो गया 1633 में। उसके बाद वो कहां चले गए? बीजापुर चले गए। तो इस प्रकार से ये पहली रियासत दक्षिण की थी जो पूर्ण रूपेण मुगल साम्राज्य में मिला ली गई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अपन दक्षिण में ही अन्य चलते हैं। तो 1636 में चल रहा हूं अब मैं। 1636 में गोलकुंडा ने भी अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। ठीक है, तो 1636 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, क्या नाम है? कुतुब शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो गोलकुंडा का भी विलय कर लिया गया है। ठीक है, अब इस समय गोलकुंडा का जो वजीर था दोस्तों, कहां का? गोलकुंडा का वजीर बहुत तेज आदमी था, नाम था उसका मीर जुमला।
इसको लग गया कि अब सितारे गर्दिश में, गोलकुंडा का जहाज डूबने वाला है, इसलिए मुगल जहाज में चढ़ जाने में फायदा है। तो गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला मुगल यानी शाहजहां की सेवा में आ गया दोस्तों। तो गोलकुंडा छोड़कर ये कहां गया? मीर जुमला आपके शाहजहां की सेवा में आ गया दोस्तों। ये शुरुआत में एक फारसी व्यापारी था, ठीक है। और बात करें इसकी, तो इसी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो शाहजहां के पास कोहिनूर हीरा कहां से आया? तो हम बात कर सकते हैं कि मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, उसके बाद में दक्षिण की एकमात्र बड़ी रियासत बची बीजापुर, ठीक है। कौन सी बच गई? बीजापुर। तो 1636 में, कब? 1636 में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने भी अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। अधीनता स्वीकार करने का मतलब है कि उस रियासत को पूर्ण रूपेण नहीं मिलाया गया, किंतु वो रियासत मुगल आधिपत्य के अंतर्गत आ चुकी है, वो कर चुकाती है। जिस प्रकार से राजपूताना की रियासतें थी उसी प्रकार से ये थी। जबकि हम बात कर चुके हैं अहमदनगर का पूर्ण रूपेण विलय कर लिया गया। तो ये शाहजहां के समय हुआ प्रमुख साम्राज्य विस्तार था दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं शाहजहां के समय के मुख्य चीजों की कि क्या क्या उसके समय नई नई चीजें बनाई गई। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विविध तथ्यों में बात करता हूं मैं कि शाहजहां के समय तख्त ए ताउस का निर्माण किया गया दोस्तों। क्या किया गया निर्माण? तख्त ए ताउस बनाया गया। क्या है ये तख्त ए ताउस? मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए, तख्त ए ताउस सोने का सिंहासन बनाया गया दोस्तों। बहुत बड़ा और भारी था। 6 तो इसके पाए थे और इसमें सब कुछ स्वर्ण का है। लोहा, लकड़ी, किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया। अर्थात इसमें कील भी लगी तो वो सोने की बनी हुई थी दोस्तों। चाहे इसके पाए हो, चाहे हत्थे हो, चाहे पीछे का सराना हो, चाहे गद्दी के नीचे का बेस हो, सब कुछ स्वर्ण द्वारा निर्मित था दोस्तों। और इसके पीछे बैक साइड में जो सराने की आकृति होती है वो नाचते हुए मोर के समान थी, अरे मोर पंख के समान थी। इसीलिए तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता था? मयूर सिंहासन कहा जाता था दोस्तों। तो इसमें अनेक, और जैसे आपने देखा होगा नाचते हुए मोर को कभी भी कहीं भी, तो कई प्रकार के कलर होते हैं, नीला, हरा, लाल। तो इस प्रकार से इन रंगों को प्रदर्शित करने के लिए सोने में इस डिजाइन को बनाने के लिए दोस्तों कीमती रत्न स्टोन्स लगाए गए, हीरे, मोती, माणिक, पुखराज, नीलम, और बीचों बीच सराहने के पीछे बिल्कुल बीचों बीच लगाया गया कोहिनूर हीरा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं मयूर सिंहासन कितना बेशकीमती था। और शाहजहां ने जब दिल्ली का लाल किला बनाया तो इस लाल किले में इसमें ये बनाकर इस पर बैठता था दीवाने आम, दीवाने खास आदि जब बनाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दीवाने आम में जब ये इस पर बैठता था तो चांदी की 4 सीलिंग थी। किसके ऊपर थी चांदी की 4 सीलिंग? या यूं कहूं सीधा सीधा कि दीवाने आम की छत पर चांदी के अक्षरों में अमीर खुसरो की एक पंक्ति लिखवाई थी। किसने लिखवाई थी? शाहजहां ने लिखाई थी। क्या थी वो पंक्ति? गर फिरदौस रूबी जमीनस्त। क्या? गर फिरदौस रूबी जमीनस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अर्थात दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। सोने का सिंहासन है, कोहिनूर जड़ा हुआ है, और ऊपर चांदी की छत है और पूरा साम्राज्य फैला हुआ है। तो क्या ये किसी जन्नत से कम था? बिल्कुल नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो तख्ते ताउस का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। और तख्ते ताउस का प्रधान कारीगर कौन था? इसके शिल्पकार कौन थे? प्रश्न आ जाता है कई बार कि तख्ते ताउस का शिल्पकार, डिजाइनर कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों बेबादल खान। तो बेबादल खान ने यह बनवाया था दोस्तों,
ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि इस पर बैठने वाला प्रथम शासक तो हमें पता लग गया कौन है, शाहजहां है, क्योंकि शाहजहां ने बनाया। तो प्रश्न आ जाता है कि इस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, अंतिम मुगल बादशाह जो इस सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में 1739 में नादिर शाह इसे मतलब तख्ते ताउस को इसे फारस ले गया। समझ आ रही है दोस्तों? तो 1739 में नादिर शाह इसे ले गया, तख्ते ताउस को भी ले गया, उसके साथ कोहिनूर हीरे को भी ले गया दोस्तों। उसके बाद तख्ते ताउस कहां गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके कोई तथ्य और आंकड़े किसी के पास उपलब्ध नहीं है दोस्तों। हां, कोहिनूर हीरा कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के महाराजा लेकर आ गए थे, जिसे ब्रिटेन की महारानी ले गई और आज वर्तमान में ब्रिटेन में लंदन में म्यूजियम में वो रखा हुआ है। महारानी के ताज में जड़ दिया गया था उस समय उसे। ठीक है, तो इस प्रकार से तख्ते ताउस की हमने थोड़ी सी बात कर ली है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं सांस्कृतिक उत्थान जो सबसे ज्यादा हुआ वो किसके काल में हुआ, शाहजहां के काल में हुआ। तो शाहजहां को सांस्कृतिक स्वर्ण युग भी कहते हैं, साथ ही साथ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है, तो वो आपके शाहजहां का काल। हमने बात की थी हिंदी भाषा का स्वर्णकाल अकबर का काल था, मध्यकाल का स्वर्णकाल अकबर का काल था, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल था। इसी प्रकार से स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल है, शाहजहां का काल है। तो हम कह सकते हैं शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं दोस्तों। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं, शाहजहां के काल को कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसने अनेक इमारतें बनाई, इसलिए इसको स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो क्या क्या बनाई इसने, उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं। सबसे पहले शाहजहां ने रावी नहर का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, तो यूं कह सकते हो स्थापत्यकालीन या शाहजहां कालीन प्रमुख स्थापत्य, तो रावी नहर का निर्माण करवाया। रावी नहर कहां बनवाई, लाहौर में बनवाई, जिसकी लंबाई थी 98 मील। तो 98 मील लंबी रावी नहर का निर्माण करवा दिया। किसने करवा दिया, आपके शाहजहां ने करवा दिया। इसके अलावा नहर ए साहिब फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित एक नहर थी, उसका भी इसने क्या करवा दिया भैया, पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसके द्वारा निर्मित भवनों की। तो शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें, तो कौन कौन से प्रमुख इमारतें बनाई इसने, ये अपन जगह के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले आगरा चलते हैं। तो आगरा में इसने क्या क्या बनवा दिया, उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आगरा के किले के अंदर चलते हैं कि आगरा के किले में कौन कौन सी इमारतें बनाई। तो आगरा के किले में बनवाई गई इमारतें। आगरा के किले में कौन कौन सी इमारतें बनवा दी, उनकी बात कर लेते हैं अपन दोस्तों। दीवाने आम, या इसको दीवान ए आम भी कह सकते हैं अपन। तो दीवाने आम, दीवाने खास, ऐसे। तो आगरा के किले में बनवाई इसने दीवाने आम, दीवाने खास,
मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद। ठीक है, तो श्वेत संगमरमर से निर्मित थी दोस्तों, मोती की तरह चमकती थी चांदनी रात में, इसलिए इसको मोती मस्जिद कहा गया। इसके अलावा मुसम्मन बुर्ज, ये वही बुर्ज है जिसमें औरंगजेब ने शाहजहां को लगभग 8 वर्ष तक कैद करके रखा था दोस्तों, जहां से ताजमहल को निहारता रहता था। और मुसम्मन बुर्ज को ही क्या कहा जाता है? शाह बुर्ज। तो ये भी किसने बनाई? शाहजहां ने बनवाई। इसके अलावा खास महल और झरोका दर्शन। और जिस स्थान से झरोका दर्शन दिया जाता था तो इसे झरोका दर्शन महल भी कहते हैं। तो ये भी किसने बनवा दिया? आपके शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। इसके अलावा और कौन कौन से इमारतें बनाई इसके बारे में बता दूं पहले आपको। जो झरोका दर्शन था वहां रोजाना सूर्योदय के समय शाहजहां खड़ा हो जाता था और जनता से अभिवादन करता था, उन्हें हाय हेलो यानी कि लोगों से मुखातिब होता था, मुलाकात करता था दोस्तों। तो उस महल का नाम था झरोका दर्शन। ठीक है, लोगों को सूर्योदय के समय अपना दर्शन करवाता था। इसके अलावा अंगूरी बाग, अंगूरी बाग, तो ये अंगूरी बाग भी वही है, कहां है? आगरा किले में, मच्छी भवन, शीश महल और नगीना मस्जिद। तो ये सारी इमारतें शाहजहां ने बनवाई। कहां बनवाई दोस्तों? आगरा के किले के अंदर बनवाई है। तो आगरा के किले में कौन कौन सी इमारतें बनवा दी इसने, तो देख लें आप। किले के अंदर जो बनवाई उनमें दीवाने खा आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज जिसे शाह बुर्ज करते हैं, खास महल, झरोका दर्शन, अंगूरी बाग, मच्छी महल या मच्छी भवन, शीश महल, नगीना मस्जिद आदि। ये तो आगरा के किले में बनवाई है। अब हम बात करते हैं आगरा में ही अभी और इमारतें बाकी है, और अभी वो इमारत बाकी है जिसके कारण शाहजहां दुनिया भर में अपना स्थान बना पाया दोस्तों, और वो इमारत है वर्ल्ड फेमस ताजमहल। कौन सी? ताजमहल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं आगरा की सबसे प्रमुख इमारत की, जिसका नाम है ताजमहल। तो बात करते हैं दोस्तों ताजमहल की। तो ताजमहल का निर्माण कब करवाया, क्यों करवाया, बताते हैं। तो कहा जाता है कि 1631 में जब इसकी बेगम की मृत्यु हो गई मुमताज की, तो उसकी याद में उसने एक आलीशान इमारत बनाई। ताजमहल असल में इसकी बेगम मुमताज का मकबरा है। 1631 में बनाना शुरू हुआ, जो 1653 में लगभग 22 साल में बनकर पूरा हुआ दोस्तों। इसके प्रमुख जो वास्तुकार कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, और प्रमुख कारीगर या मिस्त्री या ठेकेदार बताऊं आज की भाषा में तो उस्ताद ईसा खां थे दोस्तों। 22 साल में बनकर पूरा हुआ, और उस जमाने के लगभग 9 करोड़ रुपए इस पर बनाने में खर्च हुए दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है कि नागौर से, मकराना से मार्बल, श्वेत मार्बल लेके जाया गया था, यमुना नदी के किनारे ये बनाया गया दोस्तों। और इसे हम कह सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे से प्रेरणा लेकर इसे बनाया गया था। यमुना के किनारे जब इसे बनाया गया तो दोस्तों इसकी जो नींव है उसमें हिमालय से विशेष प्रकार की लकड़ी मंगवाई गई, और वो लकड़ी इसकी नींव में है। और उस लकड़ी की ये विशेषता है कि जब तक वो पानी में डूबी रहेगी, भीगी रहेगी, ना तो वो खराब होगी, ना सूखेगी, ना गलेगी, यानी कि जब तक उसे पानी मिलता रहेगा वो और मजबूत होती रहेगी दोस्तों। कहते हैं 2003 में बारिश कम हुई थी, यमुना का जल स्तर घट गया था, तो काफी चर्चा में रहा था ये, तो यहां पर कृत्रिम रूप से पानी भरा गया था। खैर, तो लकड़ी इसकी नींव में है, श्वेत संगमरमर से बना हुआ है, बगीचे के बीचों बीच है, 4 मीनारें 4 दिशाओं में इस तरीके से नहीं, ऐसे हल्की सी झुकी हुई है दोस्तों, ताकि जब कभी इन मीनारों पर कोई खतरा हो या इनको नुकसान पहुंचे या ये टूट कर गिर जाए तो मुख्य इमारत को नुकसान ना पहुंचे और बाहर की बाहरी साइडों में गिर जाए। तो ऊंचे चबूतर पर बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत शानदार आलीशान है, ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है दोस्तों ताजमहल। ठीक है, बात करते हैं अपन इसके बारे में। ये कहा जाता है कि जिन्होंने इसको बनाया उनके हाथ काट दिए गए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सत्य है, क्योंकि इसके कोई तथ्य हमारे पास नहीं है, बस किंवदंती है, दंत कथा है, ताकि दूसरी ऐसी भव्य इमारत ना बना सके। इसी प्रकार से ये श्वेत संगमरमर से निर्मित ताजमहल है, यमुना के दूसरे किनारे शाहजहां स्वयं का एक मकबरा बना रहा था, काले संगमरमर से, या यूं कह सकते हैं काले ग्रेनाइट से, लेकिन वो पूरा होता उससे पहले ही औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और वो अधूरा ही रह गया दोस्तों। और ताजमहल में ही दफना दिया गया कालांतर में, किसको?
आपके शाहजहां को। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ताजमहल में कोई एक स्थान है जहां से बीचों बीच जहां मुमताज की कब्र पानी की बूंद गिरती है दोस्तों, वो पानी की बूंद कहां से आती हैं, कैसे गिरती हैं, नोबडी कैन से, कोई नहीं कह सकता है दोस्तों। इसकी बहुत जांच हुई पर किसी को इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। कुछ हिंदू संगठन ये भी कहते हैं कि यहाँ तेजो महालय नामक क्या था, एक शिव मंदिर था दोस्तों। खैर, तो फिलहाल हमें लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है कि ताजमहल क्या है, मुमताज का मकबरा है और इसे शाहजहां ने बनवाया। तो बात कर लेते हैं ताजमहल की थोड़ी सी। तो ये 1631 में बनना शुरू हुआ, जो कि 1653 में बनकर पूर्ण हुआ। तो इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ? 1631 में, जिस वर्ष मुमताज की मृत्यु हुई पूरा हुआ 53 में, यानी इसके निर्माण में लगभग 22 वर्ष लगे और उस जमाने के हिसाब से 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और ताजमहल की। क्या बात कर लें इसके बारे में? तो ये तो हमने देख लिया कि कब तैयार हुआ है, कैसे तैयार हुआ है। फिर बात करते हैं इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रमुख वास्तुकार थे दोस्तों। ठीक है, इन्हें नादिर उल असरार की उपाधि दी थी शाहजहां ने। कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल असरार। ये उपाधि है जो कि शाहजहां द्वारा उस्ताद अहमद लाहौरी को दी गई थी दोस्तों। फिर बात करते हैं इसके प्रधान कारीगर कहें या मिस्त्री कहें, कौन थे? तो बात कर लेते हैं। प्रधान कारीगर या हमारी देसी भाषा में बोलूं तो मिस्त्री, तो वो कौन थे? वो थे उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां थे दोस्तों। ठीक है, ताजमहल का जो मकबरा है वो कंदाकार गुंबद का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो इसका गुंबद कैसा है? तो कंदाकार गुंबद है, बगीचे में निर्मित है, इसलिए हम कह सकते हैं चार बाग शैली में निर्मित है और पित्रादुरा कला का इससे बेहतर प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। तो पित्रादुरा कला का भी सबसे उत्तम उदाहरण है ये। तो पित्रादुरा कला का सर्वोत्तम प्रयोग हुआ है इसमें। पित्रादुरा हमने कल बात कर ली थी इत्मादुद्दौला के मकबरे में, यानी पित्रादुरा कला उस कला को कहते हैं जिसमें मार्बल या किसी भी पत्थर से बनी इमारत पर कीमती रत्न जड़े जाते हैं, उस कला को पित्रादुरा कहते हैं। तो इसका सर्वोत्तम कहाँ रूप देखने को मिलता है? ताजमहल में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें थी। कहते हैं कि इसका आज भी बेसमेंट यानी तहखाना नहीं खोला जाता है। इसके अलावा वे श्वेत संगमरमर से दोस्तों, और चांदनी रात में ये बिल्कुल ऐसे दूधिया सफेद मोती की तरह चमक उठता है और जिस कलर की लाइटिंग इसके आसपास की जाती है उसी कलर का दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण से अब धीरे धीरे इसका मार्बल पीला पड़ने लगा है, जिसलिए पॉल्यूशन प्रदूषण रोकथाम के भ्रसक उपाय यहाँ चल रहे हैं ताकि अम्लीय वर्षा भी यहाँ ना हो दोस्तों। ठीक है, तो इसके पीला पड़ने का कारण अम्लीय वर्षा भी बताई जाती है। तो ये ताजमहल था और ये इसकी मुख्य मुख्य बातें थी दोस्तों। चलिए, इसके अलावा अब आगरा की अन्य इमारतों में हम और बात कर सकते हैं। आगरा की जामा मस्जिद, आगरा में ही है अभी अपन। तो आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां के काल में बनी है दोस्तों,
पर मैं आपको बता दूं शाहजहां ने इसका निर्माण नहीं कराया। तो किसने करवाया इसका निर्माण? शाहजहां की बेटी ने कराया है, जिसका नाम है जहां आरा। शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा निर्मित। तो ये प्रमुख प्रमुख आगरा की इमारतें थी दोस्तों। ध्यान रखना, प्रश्न सीधा सीधा आता है, ताजमहल क्या है? तो ताजमहल एक मकबरा है। किसका मकबरा है? तो भाई साहब ये किसका मकबरा है? आपके मुमताज का मकबरा। पर क्वेश्चन आता है कि शाहजहां का मकबरा कौन सा है? तो वो भी शाहजहां का मकबरा भी किसे कहा जाता है? ताजमहल को ही कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल में ही कालांतर में से दफनाया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं एक बार ताजमहल में। वापस मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। हैवेल नामक इतिहासकार ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है दोस्तों। तो किसने कहा है? प्रश्न आ जाता है। तो हैवेल नामक इतिहासकार ने ताजमहल को क्या कहा है? भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा। तो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसे कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। किसने कहा है? तो हैवेल नामक इतिहासकार ने कहा है दोस्तों। चलिए, तो ये आगरा की प्रमुख प्रमुख इमारतें थी। अब आगरा से अपन आ जाते हैं दिल्ली में दोस्तों। तो दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें इसने मुख्य रूप से बनाई? किसने? अपन बात कर रहे हैं किसकी? शाहजहां की। ठीक है, तो इसने एक नई राजधानी बनाई दोस्तों दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे, शाहजहानाबाद। शाहजहांबाद या शाहजहानाबाद बसाया। ठीक है, और यही शाहजहानाबाद में लाल बलुआ पत्थर से एक क्या कहते हैं किला बनवाया। तो यहां शाहजहानाबाद में, यानी यूं कह सकते हैं दिल्ली में, इसने लाल बलुआ पत्थर से एक किला बनवाया, जिसका अपन नाम देते हैं लाल किला। हालांकि आगरे का किला भी लाल किला है, लेकिन प्रश्न आता है सीधा सीधा लाल किला कहां है? तो दिल्ली में है। किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनवाया दोस्तों। तो बात करते हैं, शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हो गया था दोस्तों 1638 में। 1638 में इसे बरसाना शुरू हो गया था, जो कि 1648 में पूरा हुआ। और इसी साल इसने शाहजहानाबाद को, यानी दिल्ली को, आगरा के स्थान पर मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। और राजधानी असल में क्या बना? ये किला राजधानी बन गया दोस्तों। ठीक है, राजधानी क्या बन गई? ये किला राजधानी बन गया। तो एक असल में किला कब बनाया गया? प्रश्न आ जाए तो 1648 में बनाया गया। ठीक है, लाल किला। इसके अलावा लाल किले में बहुत सारी इमारतें हैं जो इसने बनाई, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती महल, हीरा महल, नौबत खाना आदि देखने को मिलती हैं। लेकिन दिल्ली की और अन्य प्रमुख इमारतों में अगर हम बात करें तो दिल्ली की जामा मस्जिद, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों। तो जामा मस्जिद कहां है? दिल्ली में है। किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो वो जामा मस्जिद है दोस्तों। तो कब बनकर तैयार हुई? तो बात करते हैं 1644 में। तो 1644 में इसने इसको बना दिया दोस्तों। तो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ये प्रमुख प्रमुख इमारतें हैं जो किसने बनाई हैं? आपके शाहजहां ने बनाई है, शाहजहां के काल में बनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो थी शाहजहां के समय में बनी प्रमुख इमारतें दोस्तों। अब शाहजहां के अंतिम दिनों की अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्या हुआ शाहजहां के साथ, उसकी बात अपन करते हैं। तो शाहजहां के अंतिम दिन, देखिए दोस्तों, शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। अभी बात करते हैं, तो उनमें उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होगा। तो बात कर लेता हूं, अगर मैं यहां पर लिख दूं अलग से शाहजहां, एक तरफ मैं इसके पुत्रों का नाम लिख रहा हूं। पुत्र कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है उनका, देखते हैं। एक सबसे बड़ा दारा शिको है। ठीक है, सबसे खतरनाक और अगला बादशाह औरंगजेब। मुराद बख्श, और शाह सुजा।
तो ये 4 बेटे हैं औरंगजेब किसके, शाहजहां के। अब हम बात करते हैं इसकी पुत्रियों की। तो 3 पुत्रियां भी थी इसके, कौन कौन सी थी बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे बड़ी जहां आरा, उसके बाद में रोशन आरा, और तीसरी गोहन आरा। ठीक है, तो ये टोटल 7 संतानें थी, 4 पुत्र हैं, मुराद कौन कौन, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सूजा, और 3 बेटियां हैं, क्या क्या नाम है, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके बेटे और बेटियों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। हालांकि उत्तराधिकार संघर्ष तो बेटों में ही हुआ था, लेकिन बात करूं, जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, जो सबसे बड़ी बेटी थी उसने बड़े बेटे का साथ दिया। तो जहां आरा ने किसका सपोर्ट किया, दारा शिकोह का सपोर्ट किया दोस्तों। और रोशन आरा ने किसका सपोर्ट किया, रोशन आरा ने औरंगजेब का सपोर्ट किया दोस्तों। और गोहन आरा ने किसका सपोर्ट किया है, मुराद बख्श का। तो क्रमशः बात कर सकते हैं, इसने पहले बेटे का, इसने दूसरे बेटे का और इसने तीसरे बेटे का, बेचारे चौथे का किसी ने सपोर्ट नहीं किया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और अंत तो गत्वा औरंगजेब विजयी हुआ। अभी हम बात करेंगे इनके उत्तराधिकार युद्ध की, तो मैं उसी में इसके अंतिम दिन दिखा रहा हूं दोस्तों। तो 1658 में, 1658 में दोस्तों सामूगढ़ के युद्ध के बाद अगर हम बात करें, तो 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया, जिसे हम शाह बुर्ज कहते हैं। तो 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को सामूगढ़ युद्ध के बाद शाह बुर्ज, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मुसम्मन बुर्ज, और मुसम्मन बुर्ज कहां है, आगरा के किले में दोस्तों कैद कर लिया। ठीक है, तो इस मुसम्मन बुर्ज से घंटों ऐसे शांति से ताजमहल को देखता रहता था। संभवतः मुमताज की याद आती थी, उसे कहता होगा भाई खुद तो चली गई, इस दुष्ट को छोड़ गई मेरी छाती पे, है। तो इस प्रकार के साथ में वो रहता होगा। कहते कि इस समय शाहजहां की सेवा के लिए उसकी बड़ी बेटी जहां आरा उसके साथ रहती थी दोस्तों। तो 1658 में उसे कैद कर लिया गया, जबकि शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई दोस्तों। तो हम देख सकते हैं 58 में कैद हुआ, 66 में मृत्यु हुई, यानी कि लगभग 8 वर्ष अपने ही पुत्र की कैद में रहा। और उसके बाद इसे शाहजहां को इसकी अंतिम इच्छा अनुसार ताजमहल में दफना दिया गया। ठीक है, कहां दफना दिया गया, ताजमहल में। तो ताजमहल किसका मकबरा है, मुमताज का। पर शाहजहां का मकबरा भी कौन सा है, ताजमहल है, पर बनाया किसके लिए गया था, मुमताज के लिए। तो वहां इसको दफना दिया गया। तो ये इसके अंतिम दिन बीते दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष की, कि कौन कौन से युद्ध हुए उसके पुत्रों में आपस में उत्तराधिकार में। तो उनकी बात अपन कर लेते हैं संक्षेप में। तो शाहजहां के पुत्रों का उत्तराधिकार संघर्ष, तो कौन कौन से युद्ध हुए इनके बीच में, उनकी बात अपन 1 बाय 1 संक्षेप में मुख्य मुख्य तथ्यों के साथ कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि कौन कौन किस किस के पक्ष में है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दारा शिकोह की। दारा शिकोह बहुत ही भला मानुस था दोस्तों, इसकी डिटेल भी अपन बात करेंगे। तो इसका सपोर्ट इसकी किस बहन ने किया, जहां आरा ने। और असल में ये किसके तरफ से लड़ रहे हैं,
शाहजहां इनके पक्ष में है दोस्तों, मतलब शाही सेना। तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? दारा शिकोह को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया, पर अफसोस बन नहीं पाया, पर उसने अपनी तरफ से बनाया। दूसरे की बात कर रहे हैं अपन, जो दुष्ट आदमी है औरंगजेब। इसने शुरुआत में मुराद बख्श को भी अपनी ओर मिलाया था दोस्तों। किसको अपनी ओर मिलाया था? मुराद बख्श को अपनी ओर मिलाया था दोस्तों। पर इसकी बहनों की बात करें तो रोशन आरा ने इसकी मदद की। ठीक है, रोशन आरा इसकी तरफ से लड़ी थी। लड़ने का मतलब है अपने कुछ सैनिक इसको दिए थे। फिर तीसरे नंबर पर मुराद बख्श है, जिसका सपोर्ट तीसरे नंबर की बहन जो बच गई गोहन आरा ने किया। और चौथा है शाह सूजा। चौथे नंबर पर कौन है दोस्तों? शाह सूजा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इनके बीच में कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है, किस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे अंततोगत्वा इसके उत्तराधिकार संघर्ष में जब औरंगजेब विजय होगा उसकी बात करेंगे। साथ में फिर हम बात करेंगे दारा शिकोह के व्यक्तित्व की कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था दोस्तों। पर ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।